बायपोलर 1, बायपोलर 2, बायपोलर 3, बायपोलर 4 और बायपोलर 5 डिसऑर्डर ये सब क्या होते हैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आपने सिर्फ बायपोलर 1 और बायपोलर 2 के बारे में सुना होगा, पर बाकी के ये जो 3 बायपोलर डिसऑर्डर हैं ये भी एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि जो ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिली है वो केवल बायपोलर 1 और बायपोलर 2 को ही मिली है, और बायपोलर 3 डिसऑर्डर को रिकॉग्निशन तो मिला है पर उसे इस नाम से जाना नहीं जाता। तो आपको ये पांचों बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में बताऊंगा कि ये क्या होते हैं, इनके क्या ऐसे फीचर्स होते हैं, क्यों इन डिसऑर्डर्स को अलग अलग नाम मिले हैं। और इस वीडियो से आपको जानने में मदद मिलेगी कि क्यों कुछ लोगों को, जिनको कि बहुत ही क्लासिकल बाइपोलर के सिम्टम्स नहीं होते पर फिर भी डॉक्टर उन्हें बाइपोलर का डायग्नोसिस देते हैं, या डायग्नोसिस ना भी दें पर उनको दवाइयां बाइपोलर डिसऑर्डर की ही दी जाती हैं। जैसे कई लोग जिन्हें डिप्रेसिव एपिसोड है उन्हें भी डॉक्टर मूड स्टेबलाइजर दवाइयां दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ब्रेन स्ट्रक्चर या ऐसी ब्रेन केमिस्ट्री रखते हैं जिस वजह से उनको बायपोलर डिसऑर्डर की ही लाइन पर देखा जाता है। तो बात करते हैं पहले कि बायपोलर 1 क्या होता है। बायपोलर 1 डिसऑर्डर में एटलीस्ट एक मेनिक एपिसोड होना जरूरी है और साथ ही एक डिप्रेसिव एपिसोड का होना भी जरूरी है। मेनिक एपिसोड एक ऐसा एपिसोड होता है जिसके अंदर 7 दिन तक मेनिया के सिम्टम्स बने रहते हैं। कुल मिला के 7 मेनिया के सिम्टम्स पॉसिबल हो सकते हैं, और अगर इनमें से 3 या 3 से ज्यादा सिम्टम्स मौजूद होंगे तो उस व्यक्ति को मेनिक एपिसोड का डायग्नोसिस मिलेगा। और ये सारे सिम्टम्स कम से कम 7 दिन तक रहने चाहिए। 7 से ज्यादा चाहे 10, 20, 25 जितने भी दिन तक रहें तो इस पेशेंट को बायपोलर 1 डिसऑर्डर का डायग्नोसिस दिया जाता है। अब वैसे तो बायपोलर 1 डिसऑर्डर को कुछ इस तरह समझा जाता है कि मेनिक एपिसोड के साथ डिप्रेसिव एपिसोड भी प्रेजेंट होना चाहिए, पर कई बार पेशेंट्स के अंदर डिप्रेसिव एपिसोड नहीं आया होता और पहला एपिसोड मेनिया का ही आता है। उस केस में भी पेशेंट्स को बायपोलर 1 डिसऑर्डर का डायग्नोसिस मिल जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि अगर मेनिया का एपिसोड आया है तो इसके बाद डिप्रेसिव एपिसोड भी जरूर आएगा, और ज्यादातर पेशेंट्स में ऐसा होता ही है। तो इसलिए बायपोलर 1 डिसऑर्डर में मेनिया और डिप्रेसिव एपिसोड का होना जरूरी है। साथ ही हाइपोमेनिया के एपिसोड भी हो सकते हैं। हाइपोमेनिया का मतलब है जिसके अंदर मेनिया के सिम्टम्स बहुत ही लो इंटेंसिटी पर पाए जाएंगे और जिनका एटलीस्ट 4 दिन तक प्रेजेंट रहना जरूरी है। तो अगर लो इंटेंसिटी मेनिया सिम्टम्स 4, 5 या 6 दिन तक मिलते हैं तो उसे हाइपोमेनिया का डायग्नोसिस दिया जाएगा। पर बायपोलर 1 के अंदर मेनिया का होना जरूरी है, और उसके साथ चाहे हाइपोमेनिया हो या ना हो पर फिर भी पेशेंट को बायपोलर 1 डिसऑर्डर का डायग्नोसिस मिलता है। अब बायपोलर 2 डिसऑर्डर क्या होता है। बायपोलर 2 के अंदर मेनिया के एपिसोड नहीं होंगे पर हाइपोमेनिया के एपिसोड होने चाहिए, साथ ही डिप्रेसिव एपिसोड होना चाहिए। तो यहां पर या तो डिप्रेसिव एपिसोड होगा जो कि एटलीस्ट 14 दिन तक बने रहने वाले डिप्रेसिव सिम्टम्स को मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का डायग्नोसिस मिलता है, तो मेजर डिप्रेशन के सिम्टम्स एटलीस्ट 14 दिन तक होने चाहिए। साथ ही हाइपोमेनिया के 4-5 दिन तक सिम्टम्स रहने चाहिए और फिर वो उसके बाद रिजॉल्व हो जाने चाहिए, जो कि मेनिया के सिम्टम्स में कन्वर्ट ना हो। कुछ डॉक्टर्स कभी कभार हाइपोमेनिया के कुछ सिम्टम्स जो कि थोड़े लंबे भी टिकते हैं बट वो बहुत लो इंटेंसिटी के सिम्टम्स हैं, उस मामले में भी उसे बायपोलर 2 का डायग्नोसिस दे देते हैं, क्योंकि ना ही सिर्फ सिम्टम्स की ड्यूरेशन बट सिम्टम्स की इंटेंसिटी भी मैटर करती है, जिस बेसिस पर उनको इन दोनों डिसऑर्डर्स में कैटेगराइज किया जाता है। और ये जो हाइपोमेनिया और डिप्रेसिव एपिसोड होते हैं ये कई सारे हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एपिसोड होगा तभी ये डायग्नोसिस मिलेंगे। एटलीस्ट एक एपिसोड होना जरूरी है, पर अक्सर पेशेंट्स में कई सारे डिप्रेसिव एपिसोड हो जाते हैं, कई सारे हाइपोमेनिया के एपिसोड्स हो जाते हैं, तो ऐसे मामले में बायपोलर 2 का डायग्नोसिस दिया जाएगा। अब बायपोलर 3 डिसऑर्डर क्या होता है। बायपोलर 3 डिसऑर्डर को साइक्लोथाइमिया के नाम से डायग्नोस किया जाता है। साइक्लोथाइमिया मतलब जहां कई सारे साइकिल्स चल रहे हैं डिप्रेशन और हाइपोमेनिया के, पर ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये अपना एपिसोड पूरा नहीं करते। ध्यान दें, मैंने बताया कि एपिसोड पूरा होने के लिए सिम्टम्स को एक ड्यूरेशन चाहिए, एक मिनिमम ड्यूरेशन, जो कि डिप्रेसिव एपिसोड में 14 दिन की और हाइपोमेनिया में 4 दिन की जरूरी होती है। पर साइक्लोथाइमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें एटलीस्ट 2 साल तक, मतलब 2 साल से ज्यादा या एटलीस्ट 2 साल तक पेशेंट के अंदर कई सारे हाइपोमेनिया और माइनर डिप्रेशन के सिम्टम्स आए। और ये जो सिम्टम्स हैं ये अलग अलग टाइम पर आ सकते हैं, महीने में 2 या 3 बार भी हो सकते हैं, पर कुल मिलाकर ये सारे जो छोटे छोटे फेजेस हैं सिम्टम्स के, ये 2 साल तक आते जाते रहने चाहिए। और कभी भी इनके बीच 2 महीने का कोई ऐसा पीरियड नहीं होना चाहिए जिसमें कि पेशेंट बिल्कुल किसी भी तरह से सिम्टम फ्री रहा हो।
तो 2 महीने के अंदर अंदर एटलीस्ट उसको एक छोटा सा ये जो माइनर सा एपिसोड है ये जरूर आना चाहिए। तो उस केस में पेशेंट को साइक्लोथाइमिया का डायग्नोसिस दिया जाता है और जिसे बाइपोलर 3 डिसऑर्डर कहते हैं। आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन पर बाइपोलर 3 लिखा है, वो साइक्लोथाइमिया जरूर लिख सकते हैं, पर इस डिसऑर्डर को एक रिकॉग्निशन मिला है और इस तरह का डायग्नोसिस दिया जाता है। कई मामलों में साइक्लोथाइमिया का डिसऑर्डर अगर किसी वजह से सीवियर हो जाए या उसके जो एपिसोड्स हैं वो लंबे खिंच जाएं तो वो बाइपोलर 1 या बाइपोलर 2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद साइक्लोथाइमिया का डायग्नोसिस नहीं दिया जाता, उसके बाद केवल बाइपोलर 1 या 2 का ही डायग्नोसिस दिया जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि पेशेंट के अंदर हाइपोमेनिक एपिसोड आ रहे हैं या मेनिक एपिसोड आ रहे हैं। अब बात होगी चौथे बाइपोलर के बारे में। चौथा बाइपोलर तब आइडेंटिफाई किया जाता है जब पेशेंट को डिप्रेसिव एपिसोड हो, मतलब डॉक्टर के पास पेशेंट जाए डिप्रेशन की शिकायत लेकर और उसको प्रॉपर डिप्रेसिव एपिसोड हुआ है, मतलब एटलीस्ट 14 दिन तक तो उसके सिम्टम्स बने रहे हैं जिससे कि पेशेंट की लाइफ काफी अफेक्ट हुई है। पर जब डॉक्टर उसको एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां देते हैं जैसे कि फ्लुओक्सेटिन या सर्ट्रेलिन, उसके बाद पेशेंट के अंदर थोड़े बहुत हाइपोमेनिक सिम्टम्स आ जाते हैं, पर वो जो हाइपोमेनिया के सिम्टम्स होते हैं वो 1, 2 या 3 दिन तक ही रहते हैं। इस तरह की कंडीशन में बाइपोलर 4 डिसऑर्डर को आप कह सकते हैं कि डायग्नोज कर देते हैं, बट इसको ये नाम नहीं देते। बट फिर भी डॉक्टर जो है इस तरह के पेशेंट को बाइपोलर की लाइन पर ही देखना शुरू करेंगे और फिर उसकी दवाइयां बदलकर बाइपोलर डिसऑर्डर की दवाइयां दे देंगे। तो कई लोग कहते हैं कि ये तो दवाइयां लेने के साइड इफेक्ट्स हो गए हैं, दवाइयां लेने की वजह से डॉक्टर ने हमारा केस खराब कर दिया, पेशेंट को और बीमार कर दिया। पहले तो डिप्रेशन का डायग्नोसिस दे रहे थे, अब पता नहीं कैसी दवा दे दी जिसकी वजह से अब इसको बाइपोलर का डायग्नोसिस दे रहे हैं। न जाने कल को क्या होगा, ये पेशेंट कितना डिस्टर्ब हो जाएगा। नहीं, चांसेस बहुत हैं कि ये पेशेंट शायद ऐसे ही कुछ हाइपोमेनिक सिम्टम्स ही दिखाता रहे, पर फिर भी इसका जो इलाज है वो मूड स्टेबलाइजर्स देकर ही किया जाएगा। अक्सर ऐसे पेशेंट्स के फैमिली में किसी ना किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर का या तो डायग्नोसिस मिला होता है या फिर पेशेंट की फैमिली में कोई ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो काफी इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। इसीलिए इस तरह के डिसऑर्डर को या इस तरह की कंडीशन को बाइपोलर की लाइन पर देखा जाएगा। अब पांचवी कंडीशन आती है बाइपोलर 5। बाइपोलर 5 का डायग्नोसिस तब दिया जाएगा या ये कहीं किसे तब आइडेंटिफाई किया जाएगा, ऑब्वियसली इसका नाम नहीं देते डॉक्टर बाइपोलर 5 करके, पर इसको डॉक्टर्स तब पहचान करेंगे जब पेशेंट के अंदर डिप्रेसिव एपिसोड तो है, पर पेशेंट की फैमिली में खासकर कि पेरेंट्स में से किसी एक को या दोनों को या उस पेरेंट की किसी एक्सटेंडेड फैमिली में जैसे कि दादा दादी या नाना नानी में या मासी मामा चाचा बुआ किसी में अगर बाइपोलर डिसऑर्डर के एपिसोड्स रहे हों, उस केस में पेशेंट को बाइपोलर की ही लाइन पर ट्रीट किया जाएगा और उसको मूड स्टेबलाइजर दिए जाएंगे और इस तरह के बाइपोलर डिसऑर्डर को बाइपोलर डिसऑर्डर 5 का नाम दिया गया है। ये सारे जो नाम है बाइपोलर 4 और 5 ये मोस्टली रिसर्च में आइडेंटिफाई किए जाते हैं और कई डॉक्टर्स ऐसा मानते हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको इस तरह की कंडीशन होती है कि दवाइयाँ देने के बाद सिम्टम्स आ गए या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स में मौजूद हैं बाइपोलर के एपिसोड्स या सिम्टम्स, तो इसको एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। पर क्योंकि इन लोगों की लाइफ बाइपोलर की लाइन पर बहुत ज़्यादा खराब नहीं होती, मतलब जो लोग बाइपोलर 1 से पीड़ित होते हैं उनकी लाइफ बहुत खराब हो जाती है मेनिक एपिसोड्स की वजह से, साइक्लोथाइमिक जो लोग होते हैं उनकी भी लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब रहती है। हालांकि उतना ज़्यादा इम्पेयरमेंट नहीं आता जितना बाइपोलर 1 में आता है, पर फिर भी साइक्लोथाइमिया के पेशेंट और बाइपोलर 2 के पेशेंट भी काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं। उसके मुकाबले बाइपोलर 4 और बाइपोलर 5 के जो पेशेंट्स हैं वो अक्सर डिप्रेसिव एपिसोड से ही मेनली डील करते हैं और हाइपोमेनिया या कुछ दूसरे एक्साइटमेंट वाले सिम्टम्स उनमें कभी कभार ही आते हैं, पर इमोशनल इंस्टेबिलिटी इनमें अक्सर पाई जा सकती है। इनकी पर्सनैलिटी, इनकी टेम्परामेंट कुछ इस तरह की हो सकती है कि अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते, खासकर इनको एंग्जाइटी की काफ़ी कंप्लेंट्स हो सकती हैं। अक्सर ऐसे लोग थोड़े बेचैन, परेशान, घबराए हुए रहते हैं। इनके अंदर अपनी इमोशंस को, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने में बड़ी मुश्किल होती है, गुस्सा कर सकते हैं बहुत, या इनको सब्सटेंस अब्यूज़ की आदत पड़ सकती है, मतलब अल्कोहल या ड्रग एडिक्शन की आदतें पड़ सकती हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर में सब्सटेंस अब्यूज़ बहुत कॉमन होता है, तो डॉक्टर्स अक्सर सब्सटेंस अब्यूज़ की हिस्ट्री और उसके पैटर्न के बेसिस पर भी कई बार पेशेंट्स में बाइपोलर के इस तरह के डायग्नोसिस देते हैं। जो करंट जो क्लासिफिकेशन है, जो भी ऑफिशियल तरीके हैं इस तरह के बीमारियों को डायग्नोज करने के, उनमें ये बाइपोलर 4 या बाइपोलर 5 को नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड कैटेगरीज में डायग्नोज किया जाता है।
हर मानसिक बीमारी में कुछ तो आइडेंटिफाइड स्पेसिफाइड डायग्नोसिस होते हैं, जैसे बायपोलर 1, बायपोलर 2। वहीं कुछ ऐसे डायग्नोसिस होते हैं जिसमें पेशेंट कंप्लीट पिक्चर तो नहीं दिखाता बायपोलर डिसऑर्डर की, या जो भी डिसऑर्डर है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सभी बीमारियों में कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कंप्लीट पिक्चर तो नहीं दिखाते डिसऑर्डर की, पर फिर भी उनको अगर देखें, उनका इलाज करें, या उनके जो सिम्टम्स होते हैं, उनके जो थिंकिंग स्टाइल या बिहेवियर स्टाइल होता है, वो उस डिसऑर्डर को रिजेंबल करता है, उसी से मिलता जुलता होता है। तो ऐसा होगा कि बायपोलर 4 और बायपोलर 5 के पेशेंट वैसे तो बायपोलर 1 या 2 जैसे नहीं हैं, पर फिर भी इनकी लाइफस्टाइल और इनके बिहेवियर, इनके थिंकिंग, इनकी आदतों को अगर देखें तो काफी हद तक ये पाए जाएंगे कि ये भी बायपोलर पेशेंट्स की ही तरह एक्ट करते हैं, या इनके अंदर भी उसी तरह की इमोशनल इंस्टेबिलिटी या इमोशनल रिएक्टिविटी मिलती है, जैसे कि बायपोलर के 1 और 2 पेशेंट्स में मिलती है। इस वजह से इन दोनों बीमारियों को बायपोलर के दवाइयों से इलाज करना जरूरी होता है। इसीलिए इस तरह की मिसकंसेप्शन मन से निकालें कि डॉक्टर ने गलत डायग्नोसिस दे दिया, डॉक्टर ने जबरदस्ती बायपोलर का डायग्नोसिस दे दिया, डॉक्टर को समझ नहीं है, डॉक्टर गलत था, डॉक्टर खराब था, डॉक्टर तो हमें कुछ ज्यादा ही बीमार बना रहा है। नहीं, डॉक्टर किस तरह से सोचते हैं इसको समझने के लिए थोड़े एफर्ट्स लेने ज़रूरी हैं। ज़रूरी नहीं कि जो मीडिया में या जो कहीं किसी किताब में या किसी इंटरनेट के आर्टिकल में जो चीज़ें बताई गई हैं वो ही केवल सच हों। हर बीमारी में कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो नहीं समझ पाते कि हमें ये डायग्नोसिस क्यों दे दिया या हमें इस तरह की दवाइयाँ क्यों दी जा रही हैं। तो डॉक्टर्स की थिंकिंग और डॉक्टर्स की सोच काफ़ी अलग होती है, और डॉक्टर्स कई तरह के पेशेंट से मिलते हैं, तब जाकर कुछ पेशेंट्स को किसी बीमारी के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो ये रहा पांचों टाइप के बायोपोलर के डिस्क्रिप्शन। कुछ नई जानकारी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी और काफ़ी इंसाइटफुल होगी कई लोगों के लिए। इस तरह के कंडीशंस पे थोड़ी और जानकारी आगे की वीडियोस में कभी आपको दूंगा।